एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बारे में, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में। हम ए के तिवारी भाग 2 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ए के तिवारी भाग 2 का 1 से 10 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, ए के तिवारी भाग 2 के नाम से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए आज हम पढ़ें आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के बारे में कि ये क्या होती है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और इसी से आधुनिकता की शुरुआत माना जाता है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के पूर्व वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। हॉब्स रूसो ने समाज की व्याख्या नए सिरे से की है। अतः वैज्ञानिक क्रांति को आधुनिकता का जनक माना जाता है। मतलब साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे ही क्या हुआ, आधुनिकता का जन्म हुआ था। आधुनिकता से तात्पर्य समाज की उस स्थिति से है जिसमें परस्पर व्यवहार के स्थान पर वैज्ञानिक और तार्किक आधारों को काम में लिया जाता है। आधुनिकता का तात्पर्य प्रगति से लिया जाता है, जिसमें पुराने विचारों के स्थान पर नवीन ज्ञान एवं उपलब्धियों को काम में लाया जाता है। समाजशास्त्री जॉर्ज डिटजर आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्य और विचारधारा के साथ जोड़ते हैं। आपका कहना है कि समाज पहले पवित्रता के मूल से जुड़ा था, फिर धर्मनिरपेक्ष बना। आधुनिकता का अर्थ है मूल्य या विचार प्रधान है। आधुनिकता का अर्थ मूल्य और विचार प्रधान है। गौरतलब है कि आधुनिकता का संबंध एक खास तरह के अनुभव, एक विशेष तरह की संस्कृति से है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन होता है, जो इसे एक पृथक पहचान देता है। आधुनिकता में सांस्कृतिक एकाधिकता होती है। अनेक जातियों, भाषाएं और संस्कृति क्षेत्र होते हैं। आधुनिकता में लचीलापन होता है और यह हमेशा नए आविष्कारों से जुटी रहती है। आधुनिकता एक प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था का दर्पण है। यही अर्थव्यवस्था जब अत्यधिक विकसित हो जाती है तब इसे उत्तर आधुनिकता कहते हैं। पार्सन्स के अनुसार आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। आपके अनुसार समाज में जितना अधिक संरचनात्मक विभेदीकरण होगा वह समाज उतना ही अधिक आधुनिक होगा। आधुनिक समाज के मूल्य भावात्मक तटस्थता, विशिष्टता, अर्जित व सर्वव्यापकता तथा सामूहिकता है। ये सब आधुनिक समय के मूल्य कहे जाते हैं। एंथोनी गिडेंस ने, ब्रिटिश समाजशास्त्री जो हैं, इन्होंने आधुनिक समाजशास्त्रियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनका कहना है कि आधुनिकता एक तरह का जगन्नाट है। यह एक भारी भरकम इंजन की तरह है जिसे हम एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक बेलगाम घोड़ा है जो किसी भी दिशा में सरपट दौड़ सकता है। गिडेंस के शब्दों में आधुनिकता बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। गिडेंस ने आधुनिकता की निम्न संस्थाओं को सम्मिलित किया है। पहला है पूंजीवाद। इसमें माल का उत्पादन, निजीकरण, दिहाड़ी करने वाले मजदूर आदि आते हैं। उद्योगवाद, इसके अंतर्गत आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था तथा घरेलू जीवन आ जाते हैं। निगरानी रखने की क्षमता चौथा है। और ये पहला है पूंजीवाद, दूसरा है उद्योगवाद, तीसरा है निगरानी करने की क्षमता और चौथा है राष्ट्रवाद। ये एज इट एज याद कर लीजिए। राष्ट्रवाद मतलब नेशन स्टेट। गिडेंस समाज को केंद्र न मानकर राष्ट्र को आधुनिकता का केंद्र मानते हैं। गिडेंस आधुनिक समाज को प्रतिबिंब समाज मतलब रिफ्लेक्सिव सोसाइटी कहते हैं, जिसमें दुनिया का प्रतिबिंब छोटे से छोटे समाज पर भी देखने को मिलता है। गिडेंस आधुनिकता की व्याख्या समय स्थान मतलब टाइम एंड स्पेस के आधार पर करते हैं, जिसे वे असन्निहित कारक
डिसेंबर्ड फैक्टर कहते हैं। परंपरागत समाज में लोग अपने समुदाय से जुड़े रहते थे, लेकिन आधुनिक समाज में यह सब कुछ नहीं होता। लोग समुदाय से हटकर जीवन बिताते हैं या असहनीयता मतलब डिसेंडेंट है। समुदाय की जो जीवन पद्धति होती है वह आधुनिकता में पहुंचकर निजी जीवन का रूप ले लेती है। एंथोनी गिडेंस आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज मतलब रन अवे सोसाइटी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं है। एक अदने से आदमी की छोटी सी मुट्ठी में सारी दुनिया समाई हुई है। दुर्किम आधुनिक समाज में स्वाभाविक सुदृढ़ता को देखते हैं। आपके अनुसार आधुनिकता बढ़ता हुआ स्त्रीकरण है। जिस समाज में स्त्रीकरण जितना अधिक जटिल रूप में होगा वह समाज उतना ही अधिक आधुनिक माना जाएगा। आधुनिक समाज को बांधे रखने का कार्य निम्न कारक करते हैं। पहला है संविदा व्यवस्था, दूसरा है विकसित श्रम विभाजन और स्त्रीकरण, तीसरा है जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि आदि। मैक्स वेबर को बुद्धि संगत समाज मतलब रेशनल सोसाइटी आधुनिक समाज को कहते हैं। मैक्स वेबर आधुनिक समाज को रेशनल सोसाइटी मतलब बुद्धि संगत समाज कहते हैं। वेबर आधुनिक समाज के आदर्श प्रारूप का निर्माण किया है। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो अधिकारी तंत्र तथा बुद्धि संगत हो। आपका मानना है कि समाज में ज्यो ज्यो बुद्धि संगतता का विकास होगा, आदमी परंपराओं के चंगुल से मुक्त होगा। बुद्धि संगतता एक ऐसा लक्षण है जो मनुष्य को मूल्य मुक्त मतलब वैल्यू फ्री कर सकता है। जब एक बार मनुष्य को तर्क या बुद्धि संगतता का हथियार मिल जाता है तब वह मूल्यों से मुक्त हो जाता है। मार्क्स ने आधुनिकता की व्याख्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के माध्यम से की है। आपका कहना है कि पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना है। पूंजीपति प्रत्येक वस्तु को पण्य मतलब कमोडिटी समझता है। उसके लिए साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, व्यवसाय आदि सभी कुछ माल है मतलब पण्य जिसे बेचा और खरीदा जा सकता है। आपका दर्शन है कि आधुनिकता और कुछ ना होकर केवल पण्यीकरण मतलब कमोडिफिकेशन है। मैक्स वेबर ने बुद्धि संगतता को 4 भागों में बांटा है। पहला है औपचारिक बुद्धि संगतता मतलब फॉर्मल रैशनैलिटी। इसका तात्पर्य संरचनाओं से होता है। इसमें अधिकारी तंत्र, नेतृत्व व क्रिया आदि आते हैं। इन संरचनाओं में व्यक्ति या दबाव होता है कि वह अपनी क्रियाओं को विवेक से करे। सैद्धांतिक बुद्धि संगतता इसमें व्यक्ति विवेकपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को काम में लाता है। तीसरा है वास्तविक बुद्धि संगतता। इसमें समाज में प्रचलित मानक एवं मूल्यों की प्रमुखता होती है। यह परंपरागत समाज की विशेषता है। चौथा है व्यवहारिक बुद्धि संगतता। इसमें व्यक्ति साधन साध्य की पसंदगी का आधार दिन प्रतिदिन की कार्यों को मानता है। मैक्स वेबर आधुनिकता को औपचारिक बुद्धि संगतता कहते हैं। जॉर्ज सिमल आधुनिक समाज को शहर और मुद्रा मतलब सिटी एंड मनी इकोनॉमी के अर्थ में रखते हैं। सीमेल के अनुसार शहर वह स्थान है जहां मुद्रा का अत्यधिक केंद्रीकरण है। यहाँ पर अधिकांश पूंजीपति रहते हैं। यहाँ पर कल कारखाने होते हैं। यहाँ आधुनिकीकरण की विचारधारा का मिश्रण होता है। सीमेल ने 1907 में प्रकाशित पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मनी में अपने आधुनिकता संबंधी विचार का उल्लेख किया है। सीमेल मुद्रा के साथ आधुनिकता को जोड़ते हैं। जिस मनुष्य को मुद्रा प्राप्त होती है उसका जीवन सुखमय बन जाता है, उसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे सीमेल प्रभु प्रकाश मतलब इपिफैनी कहते हैं। मुद्रा के द्वारा समाज में अलगाव की समस्या पैदा होती है। जिस व्यक्ति को मुद्रा प्राप्त नहीं होती वह इस समाज से अपने को कटा हुआ समझता है। इस अवस्था में 2 प्रकार की संस्कृति का जन्म होता है। एक संस्कृति तो उन व्यक्तियों की होती है जो पूंजीवादी समाज में रहकर भी अपने आप को अलग थलग समझते हैं। उनकी संस्कृति
को सीमल त्रासदी की संस्कृति, ट्रेजेडी ऑफ कल्चर कहते हैं। दूसरी संस्कृति वस्तुनिष्ठता की संस्कृति है, ऑब्जेक्टिव कल्चर। इस संस्कृति में मुट्ठी भर लोग सुखमय जीवन बिताते हैं। जॉर्ज रिचर्ड। आधुनिकता की कुंजी अति बुद्धि संगतता मतलब हाइपर रैशनैलिटी को मानते हैं। आप मैक्स वेबर से प्रभावित थे, लेकिन मैक्स वेबर की बुद्धि संगतता को आधुनिकता के लिए कम मानते हुए अति बुद्धि संगतता की बात करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति आने वाले समय को पहचाने और उसके अनुसार अपने आप को पहले से ही ढालने की क्षमता विकसित करे। इस प्रकार मैकडोनाल्ड, क्रेडिट कार्ड, फास्ट फूड आदि सभी अति बुद्धि संगतता के लक्षण हैं। उल्रिच बेक, जर्मन समाजशास्त्री का कहना है कि जहां आधुनिकता में बुद्धिसंगतता और पूंजीवादी खुशहाली होती है, वहां इस समाज में जोखिम भी होता है। यह जोखिम बहुआयामी होता है। यदि कुछ लोग श्रमरद्ध जीवन बिताते हैं, तो अधिक लोग त्रासदी के जीवन में दिन बिताते हैं। जहां पूंजीवाद और विशद उद्योगों में पन्नीकरण होता है, वहीं गंदी बस्तियों, झोपड़पट्टियों और प्रदूषण होते हैं। इसी आधुनिक समाज में जानलेवा बीमारियां भी होती है। अतः बेक आधुनिक समाज को एक आपत्तिजनक समाज मानते हैं। बेक उत्तर आधुनिकता के विरोधी हैं। आपका मानना है कि आधुनिकता परिवर्तित होकर द्वितीय आधुनिकता की अवस्था में पहुंच गई है। बेक को आधुनिक समाज में सिर्फ जोखिम ही नजर आता है, तभी इसे जोखिम समाज मतलब रिस्क सोसाइटी कहते हैं। बेक आधुनिक समाज के कुछ जोखिमों का उल्लेख करते हैं, जैसे निर्माणी जोखिम मतलब मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, स्वास्थ्य को खतरा मतलब हेल्थ रिस्क, और गैर बराबरी मतलब इनइक्वालिटी। उल्रिच बेक औद्योगिक समाज की दो भागों में बांटते हैं। पहला है क्लासिकल औद्योगिक समाज, क्लासिकल इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें प्रकृति व समाज एक दूसरे से भिन्न थे। दूसरा है उच्च औद्योगिक समाज मतलब एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें प्रकृति और समाज एक दूसरे से पृथक ना रहकर एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते हैं। बेक के समान जिगमुंड बोमेन आधुनिक समाज को विध्वंस समाज मतलब होलोकॉस्ट सोसाइटी कहते हैं। बोमेन के अनुसार आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण नैतिकता का अभाव है। फ्रांसिस फुकुयामा फूको को 1989 ईस्वी में द नेशनल इंटरेस्ट में द एंड ऑफ हिस्ट्री नामक एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने यह स्थापित किया कि अब संसार के इतिहास पर विराम लग गया है, उसका अवसान हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि विचारधारा का जो उद्विकास प्रारंभ हुआ था वह पूरा हो गया। अब संपूर्ण संसार में पश्चिमी उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई है। इससे आगे और कुछ नहीं होना है। आगे का इतिहास कोरा होगा, इसलिए इसका अंत होगा। फूको पर हेगल का प्रभाव पड़ा। फूको ने तर्क दिया कि अब इतिहास अपनी यात्रा के उस छोर तक आज गया है जहां से आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जीत या विजय की एक ही मंजिल है, उदारवाद यानी आधुनिकता और प्रजातांत्रिक व्यवस्था। यह मंजिल दुनिया को प्राप्त हो गई है और इसलिए अब संसार के इतिहास की समाप्ति है। फूको के शब्दों में आज संपूर्ण समाज इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियां हैं। हेबरमास मार्क्सवादी विचारक होते हुए भी यह मानते हैं कि आज दुनिया में पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, अर्थात आधुनिकता का कोई विकल्प नहीं है। लोकतंत्र, पूंजीवाद व आधुनिकता एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। प्रजातंत्र स्वतंत्रता व समानता पर आधारित है। अतः जब तक इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, हमें उत्तर आधुनिकता के संबंध में जो सोचना नहीं चाहिए। आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है जिसका पूरा करना पहले आवश्यक है। ये कोटेशन किसका है? हेबरमास का मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है।
हेबरमास कहते हैं कि संरचनात्मक क्रिया कम्युनिकेटिव एक्शन द्वारा सार्वभौमिकता और समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संरचनात्मक क्रिया में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की जाती है, इसी में समानता और सार्वभौमिकता की प्राप्ति की जा सकती है। अतः आधुनिकता की प्रयोजना अभी अधूरी है। बॉडीलार्ड उत्तर आधुनिक समाज मतलब उपभोग समाज कंज्यूमर सोसाइटी है। आपका मानना है कि उत्तर आधुनिक समाज की संरचना उपभोग पर बनी है, अतः इस समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है। वस्तुतः हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते हैं, हम संकेतों का उपभोग करते हैं। इसे प्रतीकात्मक विनिमय मतलब सिंबॉलिक एक्सचेंज की अवधारणा कहते हैं। उत्तर आधुनिक समाज संकेत का समाज है। बॉडीलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः मौत के कगार पर खड़ा है। यह कब धराशायी हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। वर्तमान दुनिया को बॉडीलार्ड सिमुलेशन की दुनिया कहते हैं। प्रतिकृति या कार्बन कॉपी उन वस्तुओं की कॉपियां हैं जिसकी कोई मूल कॉपी नहीं है। यहाँ आईना और तस्वीर में कोई अंतर नहीं है। आईना ही तस्वीर है और जो आईना बताता है वह सही है, वही यथार्थ है। बॉडीलार्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज मतलब मीडिया सोसाइटी है। वे यह भी कहते हैं कि यह समाज उपभोक्ता समाज मतलब कंज्यूमर सोसाइटी है। मीडिया ही इस समाज को उपभोक्ता बनाता है, या मीडिया ही है जो मांगों को सृजन या निर्माण करता है और अंतोगत्वा इस समाज को उपभोक्ता समाज बना देता है। बॉडीलार्ड की धारणा में उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक आहत समाज मतलब वाउंडेड सोसाइटी है। जॉक देरिडा के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज की व्याख्या विखंडनवाद मतलब डिकंस्ट्रक्शन से करते हैं। देरिडा प्रमुख रूप से विखंडनवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। यह अपने प्रकार का एक प्रघटना क्रियावाद है। विखंडनवाद की शुरुआत साहित्य, कला, फिल्म, समीक्षा और सिद्धांत से हुई। बाद में इसने सामाजिक सिद्धांत के क्षेत्र को प्रभावित किया। इसने समाजशास्त्र के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसने सर्वाधिक प्रहार विभिन्न क्षेत्र के पूर्व स्थापित एवं चिर परिचित प्रारंभिक ग्रंथों पर किया। विखंडनवादी दर्शन के अनुसार ये ग्रंथ सामाजिक यथार्थ को प्रकट नहीं करते हैं। इसमें वर्णित यथार्थ वास्तविक ही होए यह आवश्यक नहीं है। विखंडनवाद का तात्पर्य ही यही है कि इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा है और कहा गया है वह समाज के छुपे यथार्थ को प्रकट नहीं करता है। अतः विखंडनवाद इन ग्रंथों में निहित अव्यक्त अर्थ को खोजने और विश्लेषण करने पर बल देता है। विखंडन शब्दों के अर्थ को समझने का एक उपागम है, एक विधि है, जिसमें शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर अर्थ निकाला जाता है। इसमें शब्दों के उस घटना के साथ नहीं जोड़ा जाता जिसके बारे में हम यह सोचते हैं, और उक्त घटना वस्तु को परिलक्षित करता है। जॉन फ्रैंकोइस ल्योटार्ड का कहना है कि उत्तर आधुनिक दशा में महान वृत्तांत की मृत्यु निश्चित है। ल्योटार्ड के अनुसार महान वृत्तांत आधुनिक काल की उपज है। आज महान वृत्तांतों में जो ज्ञान है उसकी कोई वैधता नहीं है। इस कारण ल्योटार्ड का इन महान वृत्तांतों में कोई विश्वास नहीं है। महान वृत्तांतों का उद्देश्य औद्योगिक व व्यावसायिक वृद्धि करना है। यह हीन मूल्यों से पीड़ित है। मार्क्स का सजातीय समाज बनना संभव नहीं है। फ्रेडरिक जेमेसन पूंजीवाद का जो स्वरूप उभर कर आ रहा है उसे विलंबित पूंजीवाद मतलब लेट कैपिटलिज्म की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेडरिक जेमसन ने दी थी। जेमसन के अनुसार उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। उत्तर आधुनिकता ने संस्कृति को बाजारू वस्तु बना दिया, यानी संस्कृति का पन्नीकरण मतलब कमोडिफिकेशन हो गया है। जेमसन उत्तर आधुनिक समाज को संस्कृति प्रधान समाज
मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह समाज बहुराष्ट्रीय पूंजीवादी समाज, मल्टीनेशनल कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। पूंजीवाद के उद्विकास में यह विलंबित पूंजीवाद लेट कैपिटलिज्म है। इस प्रकार उत्तर आधुनिक समाज विलंबित पूंजीवाद का समाज है। अतः विलंबित पूंजीवाद और उत्तर आधुनिक समाज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उत्तर आधुनिकता बराबर विलंबित पूंजीवाद। योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकता मूल्यों की एक ऐसी गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। यह एक प्रक्रिया है जिसका मुकाबला परंपराओं के साथ होता है। या तो परंपराओं का आधुनिकीकरण हो जाता है या वे आधुनिकता के प्रभाव में आकर ओझल हो जाती हैं। योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज के 4 बड़े लक्षण बताए हैं। पहला है सोपानिकता मतलब हायरार्की। भारतीय समाज श्रेणीबद्ध है। इसमें जातीय, उपजातियां आदि हैं। जीवन क्रम भी श्रेणियां में बंधा है। यहाँ आश्रम है और यहाँ मनुष्य की प्रकृति सत्व, रज और तम में बटी है। दूसरा है एकीकृतता मतलब होलिज्म। भारतीय समाज में संघ ही व्यक्ति की पहचान है, व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं है। तीसरा है निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी। समाज की एकीकृत प्रकृति ही इसे निरंतरता देती है। हमारा यह समाज सभ्यता का समाज कहलाता है। चौथा है अनुभवातीता, ट्रांसेंडेंस। इसका तात्पर्य है कि यहाँ की परंपरा वस्तुतः मूल्यों पर आधारित है। इस संपूर्ण संरचना में मूल्यों का सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। इन मूल्यों की सामाजिक वैधता मतलब लेजिटिमेसी है। इनका व्यक्तित्व पर कोई अनुभव नहीं कर सकता है। इन्हें तर्क और बहस की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। परंपरा हिंदुओं में इस कारण एक ऐसी अवधारणा है जिनके औचित्य पर कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। दीपांकर गुप्ता के अनुसार आधुनिकता की अवधारणा बहुत व्यापक और जटिल है। इसका संबंध केवल तकनीकी तंत्र, औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद से ही नहीं है। इसका केंद्रीय मुहावरा व्यवहारों और एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है। केवल पश्चिमी देशों की संस्कृति अपनाने से ही कोई आधुनिक नहीं हो जाता है। आज के भारतीय समाज पर पश्चिमी रहन सहन, खान पान और जीवन पद्धति का ऐसा जहर चढ़ गया है कि वह परंपराओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और प्रत्येक विदेशी वस्तु को स्वीकार कर लेता है। इस प्रवृत्ति को दीपांकर गुप्ता पश्चिम का विशालीकरण, वेस्टॉक्सिकेशन कहते हैं। देश का आधुनिक युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में है। दीपांकर गुप्ता के अनुसार आधुनिकता के निम्न लक्षण हैं। पहला है व्यक्ति की मान मर्यादा। दूसरा है सार्वभौमिक मानकों का पालन। तीसरा है विशेषाधिकार या जन की हीनता की अपेक्षा व्यक्ति की उपलब्धि को ऊंचा मानना। चौथा है सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी। आधुनिकता के उपयुक्त लक्षण यदि भारतीय समाज में आ जाते हैं तो समझ लीजिए यहाँ आधुनिकता आ गई है, चाहे यहाँ तकनीकी तंत्र आए या ना आए। अब हम जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में मतलब ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण एक अर्थशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय दोनों अवधारणा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण उदारीकरण है, निजीकरण है और निवेश है। यह सब बाजार की स्थिति में होता है। एंथोनी गिडेंस का कहना है कि आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम वैश्वीकरण है। यह इसलिए कि वैश्वीकरण में समय और स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया गया है। गिडेंस इसे समय स्थान दूरीकरण मतलब टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन कहते हैं। विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में बढ़ती हुई अन्योन्याश्रितता या पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता समाज और आर्थिक संबंधों में होती है। इसमें समय स्थान सिमट जाते हैं। वॉलस्टीन अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म में लिखते हैं कि पूंजीवाद में एक खास प्रकार की ऐतिहासिकता है जिसमें यह
अपने उत्पादन को समय और स्थान के साथ बांध लेता है। वे कहते हैं कि पूंजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्वीय है। दूसरा उद्गम 16वीं शताब्दी में हुआ। तब से आज तक इसने अपना विस्तार वैश्वीय स्तर पर ही किया है। आपका कहना है कि अपनी वैश्वीय प्रकृति के कारण पूंजीवाद कभी भी किसी स्थान विशेष से जुड़ा नहीं रहा है। यह हमेशा सार्वभौमिक रहता है। वॉलस्टीन के अनुसार वैश्वीकरण को आगे ठेलने वाली शक्ति और इसमें निहित जो तर्क है वह पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसका कारण पूंजीवाद का विस्तार और उसकी समृद्धि है। अगर समय और स्थान का दूरीकरण हुआ है तो इसका कारण पूंजीवाद की विश्व अर्थव्यवस्था है। आज वैश्वीकरण का जनक पूंजीवाद है। वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के प्रतिपादन करने वालों में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं वॉलस्टीन। विश्व व्यवस्था से उनका तात्पर्य एक ऐसी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं तथा साथ ही इसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है, अर्थात जो अनंत काल तक नहीं चलती। वॉलस्टीन इस अवस्था के संचालन के लिए मतैक्यता मतलब कंसेंसस के स्थान पर इसके आंतरिक तनावों को महत्व दिया है जो व्यवस्था को बांधे रखते हैं। वॉलस्टीन ने बताया कि मोटे रूप में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। प्रथम प्राचीन रोम की तरह विश्व साम्राज्य की और द्वितीय आधुनिक पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था की। प्रथम प्रकार की विश्व साम्राज्य व्यवस्था का आधार राजनीतिक और सैनिक प्रभुत्व या सत्ता होता है, जबकि दूसरी प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक प्रभुत्व पर निर्भर करती है। रोजे नाउ वैश्वीकरण को तकनीकी तंत्र के साथ जोड़ते हैं। यह तकनीकी तंत्र ही जिसने भौगोलिक और सामाजिक दूरियों को घटा दिया है। इसके पीछे जेट हवाई जहाज, कंप्यूटर, दुनिया का चक्कर काटने वाले लाइट और ढेर सारे नए आविष्कार हैं। इन्हीं के कारण वस्तु और विचार दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। गिल्पिन वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों की उपज है, पैदाइश है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह धारणा बनी हुई है कि कुछ राष्ट्र राज्य प्रभुत्वशाली होते हैं और कुछ सर्वोत्तम प्रभुत्वशाली मतलब सुपर नेशन स्टेट। ये राष्ट्र राज्य वैश्वीकरण के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को विकासशील राष्ट्र राज्यों पर थोपना चाहते हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली राष्ट्र राज्यों के लिए वैश्वीकरण एक उपयुक्त और अनुकूल प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया जा सकता है। वैश्वीकरण उसके लिए सुगम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह अपने आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार वैश्वीकरण के विश्लेषण में वॉलस्टीन पूंजीवाद को, रोजेनाउ तकनीकी तंत्र के विकास को तथा गिल्पिन शक्ति की राजनीति मतलब पॉलिटिक्स ऑफ पावर को महत्व प्रदान करते हैं। एंथोनी गिनेस वैश्वीकरण को 4 तत्वों में सम्मिलित करते हैं जिसको हमने ऊपर पढ़ा, पूंजीवाद, अंतरराज्य व्यवस्था, सैन्यवाद तथा उद्योगवाद। सन 1952 में रॉबर्टसन ने इसका वैश्वीकरण का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था, इसलिए इसका जनक मानते हैं। अब हम जानेंगे ग्लोबल विलेज मतलब विश्व गांव क्या होता है। कनाडियन समाजशास्त्री मार्शल मैकलुहान 1964 ने विश्व गांव की अवधारणा दिया। आपके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार ने संपूर्ण संसार को एक सूत्र में बांध दिया है। इस तरह दुनिया भर के लोग टेलीविजन द्वारा प्रसारित खबरों और घटनाओं को साथ साथ देखते हैं, जैसे किसी गांव के लोग हर निवासी को पड़ोसी व नातेदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, किसी से कोई दुराव नहीं है, वैसे ही दुनिया भर के लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैकलुहान का कहना है कि मीडिया ने संपूर्ण दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। किसने? मीडिया ने। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। फिनोमेनोलॉजी की पुस्तक है, लियोटार्ड की है जो 1991 में आई थी। लिबिडियल इकोनॉमी लियोटार्ड की है, 1993 में आई थी। टुवर्ड द पोस्ट मॉडर्न 1993 में आई थी, ये भी लियोटार्ड की है। मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी 1972 में आई थी।
देरिदा की पुस्तक है। द सीड्स ऑफ टाइम 1994 में आई थी, ये जेमेंसन की पुस्तक है। ग्लोबलाइजेशन मेलकम वाटर्स की पुस्तक है। क्लास कोड्स एंड कंट्रोल 1961 में आई थी, बर्नस्टीन की पुस्तक है। इलीट्स एंड सोसाइटी 1966 में आई थी, बोटोमोर की पुस्तक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी 1979 में आई थी, बोटोमोर की पुस्तक है। क्लास सिटी एंड पावर 1978 में आई थी, एम कैस्टल्स की पुस्तक है। देन एडोलसेंट सोसाइटी 1961 में आई थी, कोलमैन की पुस्तक है। मॉडलिंग सोसाइटी 1981 में आई थी, गिलबर्ट की पुस्तक है। द ऑर्गेनिकेशन मैन 1956 में आई थी, थिएटे की पुस्तक है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी 1961 में आई थी, थिएटे की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आई थी, जॉन रॉवल की पुस्तक है। द डाटा ऑफ इथिक्स 1884 में आई थी, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी सोशियोलॉजी 1994 में आई थी, स्पेंसर की पुस्तक है। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर 1962 में आई थी, स्पेंसर की पुस्तक है। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में आई थी, मर्टन की पुस्तक है। क्लिनिकल सोसाइटी 1931 में आई थी, एल विर्थ की पुस्तक है। स्केप्टिकल सोशियोलॉजी 1977 में आई थी, डी एच रॉन्ग की पुस्तक है। देन द साइंस ऑफ कल्चर 1949 में आई थी, लेस्ली वाइट की पुस्तक है। द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर 1959 में आई थी, लेस्ली वाइट की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज 1955 में आई थी, पुस्तक स्टीवर्ट की है। एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी जो 1977 में आई थी, स्टीवर्ट की पुस्तक है। द साइंस ऑफ सोसाइटी ये समनर व केलर की पुस्तक है। देन इसके बाद कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में आई थी, मर्टन की पुस्तक है। मेल एंड फीमेल 1949 में आई थी, मार्गेट मीड की पुस्तक है। ब्लैकबेरी विंटर 1972 में आई थी, मार्गेट मीड की पुस्तक है। वन डायमेंशनल मैन 1964 में आई थी, हर्बर्ट मार्क्यूस की पुस्तक है। फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग 1951 में आई थी, कार्ल मैनहिम की पुस्तक है। अब हम कुछ अवधारणाएं देखेंगे और उनके लेखकों के नाम देखेंगे। ठीक है, रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उल्रिच बैक ने दिया था। मॉडलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट गिलबर्ट ने दिया। एडोलसेंट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कोलमैन ने दिया। ऑडिट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पावर ने दिया। होलोकॉस्ट सोसाइटी मतलब विद्वन समाज का कॉन्सेप्ट बॉमेन ने दिया। कंज्यूमर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बॉडिलार्ड ने दिया। मीडिया सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बॉडिलार्ड ने दिया। साइंस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बॉडिलार्ड ने दिया। कम्युनिकेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बॉडिलार्ड ने दिया। देन सिमुलेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बॉडिलार्ड ने दिया है, इसे हम प्रतिकृति समाज कहते हैं। मिलिट्री सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एंथोनी गिडेंस ने दिया। नेटवर्क सोसाइटी 1996 में आई थी, कैस्टल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। रिफ्लेक्सिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एक गिडेंस ने दिया। रन अवे सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ये भी एंथोनी गिडेंस ने दिया। कोर्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नॉर्बर्ट इलियास ने दिया है। हाइड्रोलिक सोसाइटी द्रव चालित समाज का कॉन्सेप्ट विट फोगेल ने दिया। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एफ वेस्टर ने दिया। तो हमारा ये चैप्टर आधुनिकता और उत्तराधुनिकता यहीं पर समाप्त होता है। आप इन सारे बुक्स और कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट और बुक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।